हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक और टॉपिक उठाएंगे हम, शेल थियरीज एंड कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। लास्ट वीडियो में मैंने कूलम्ब्स लॉ पढ़ाया, अब हम उसको, क्योंकि फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स या कोई भी फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो वो दूसरा हम पढ़ेंगे। तो जो ऑब्जेक्टिव होगा क्लास का, इसके बाद आप सीखोगे कि इस क्लास को लेने के बाद हाउ टू अप्लाई कूलम्ब्स लॉ टू ऑब्जेक्ट्स। तो हमने जो कूलम्ब्स लॉ मैंने पढ़ाया था, वो बेसिकली दिया गया है पॉइंट चार्जेस पर। तो अब अगर बॉडीज के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना होगा, तो पॉइंट चार्ज पर जो लॉ दिया गया है उसको हम ऑब्जेक्ट्स पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए दो थ्योरीज हम याद रखते हैं, शेल थ्योरीज बोलते हैं उनको। तो मैं समझाऊंगा, तो उसके उसके बाद हम किसी भी बॉडी पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद है इलेक्ट्रिक फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, हाउ टू रिप्रेजेंट कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और दूसरा फिर हम सीखेंगे कि कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हम शुरू करेंगे शेल थियरीज। शेल थियरीज हम ग्रेविटेशन चैप्टर में भी पढ़ते हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो भी फोर्स है। तो वहां पर भी जो सर आइजैक न्यूटन ने जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, वो भी पॉइंट मासेस के बेसिस पे दिया। तो वो जो लॉ अप्लाई होता है वो बेसिकली दिया गया है पॉइंट मासेस पर। जब एक पार्टिकल होगा, उसका कुछ मास m1, पार्टिकल दूसरा है, इसका मास m2, तो उनके दरमियान फोर्स की फिर इक्वेशन दे दी। तो उसको फिर हम बड़े ऑब्जेक्ट्स पर कैसे अप्लाई करें, तो उसके लिए भी वही दो शेल थ्योरीज है जो यहाँ पे है। तो पहली शेल थ्योरी है शेल थ्योरी 1। ये कहती है कि अगर हमारे पास एक सपोज स्फेरिकल शेल है और चार्ज इसके सरफेस पर है, क्योंकि ये शेल है, अंदर मैटर नहीं है, चार्ज मटेरियल पे होता है, तो इसके सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है ऐसे। और ये अब एक ऑब्जेक्ट है। अब दूसरी साइड से हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, दूसरी साइड से हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है। तो इस पर टोटल चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है सपोज क्यू कूलम्ब्स, और इस पॉइंट का चार्ज जो है वो है स्मॉल क्यू कूलम्ब्स। तो हम कैसे, अब अगर यहाँ पे सेंटर पे अगर पॉइंट चार्ज होता तो हम कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करते, इसका चार्ज क्यू, इसका स्मॉल क्यू, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस ले लेते, तो हम कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर सकते थे, क्योंकि यही कंडीशन उसमें जरूरत है इन चीजों की। लेकिन यहाँ पर अगर हमने, चलो हम कहेंगे Q1 की जगह Q लेंगे, Q2 की जगह यही वाला Q लेंगे। अब डिस्टेंस क्या लेंगे, यहाँ से यहाँ तक, कि यहाँ से सेंटर तक, कि यहाँ से यहाँ तक। अब हमें पॉइंट का कॉन्सेप्ट जो ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई करना है। तो पहली शेल थ्योरी कहती है कि अगर पॉइंट चार्जेस पर हमें इस पूरी बड़ी बॉडी की वजह से फोर्स निकालना है, वो अगर बाहर है, शेल के बाहर है, तो आप एक काम कर लो। ये शेल थ्योरी कहती है कि आप पूरी बॉडी पर जितना चार्ज है वो क्या, क्यू, इसको मान लो इस बॉडी के सेंटर पर एक पॉइंट चार्ज ही है, जिसका चार्ज इसी बॉडी के चार्ज के बराबर है। बस अब इसको इग्नोर करो और कूलम्ब्स लॉ इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर अप्लाई करेंगे, इन दो पॉइंट चार्जेस पर, वैसे ही जैसे हम पॉइंट चार्ज पर अप्लाई करते हैं। यानी कि फोर्स इनकी इस बॉडी, ये बॉडी जो इस पर फोर्स लगाएगी या वो जो इस पर फोर्स लगाएगी वो सेम होता है, क्योंकि एक बॉडी जो दूसरे पर फोर्स लगाती है वो सेम होता है जो वो वाली बॉडी इस पर फोर्स लगाती है, खाली डायरेक्शन अपोजिट होती है। क्यों? क्योंकि अगर ये बॉडी प्लस चार्ज है, इसका भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको यहाँ से धक्का देगी, ये इसको यहाँ से धक्का देगी, तो ये फोर्स और ये फोर्स दोनों सेम होंगे लेकिन अपोजिट में होंगे। अब ये फोर्स किसके बराबर होगा, क्यू के, Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस लेंगे यहाँ से इस पॉइंट तक जो हमने सेंटर से लिया, उसका आर स्क्वायर। तो शेल थ्योरी से हम अब क्या हमने किया कि हमने एक, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, और बाहर एक पॉइंट चार्ज है। तो इस ऑब्जेक्ट और इस पॉइंट के दरमियान कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट को इग्नोर करना है। मानना है ऑब्जेक्ट के सेंटर पर एक पॉइंट चार्ज है, जिसका चार्ज वही है जो पूरी बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, और डिस्टेंस लेनी है अब सेंटर से वहां तक। तो ये शेल थ्योरी 1 है। क्लियर? अब दूसरी शेल थ्योरी क्या कहती है, शेल थ्योरी 2। दूसरी शेल थ्योरी कहती है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर पॉइंट चार्ज जरूरी नहीं शेल के बाहर हो गई, शेल के अंदर भी हो सकता है, तो दूसरी शेल थ्योरी उसी के रिलेटेड है। तो इस पर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू है, और अभी पॉइंट चार्ज जो है शेल के अंदर है।
कहीं पर भी अंदर, अब इस पर कितना फोर्स होगा ये हमें देखना है। अब इस पर दूसरी शेल थ्योरी कहती है कि इस पर टोटल फोर्स जो नेट फोर्स है इस पर वो निकालने की जरूरत नहीं है, वो जीरो है। क्यों? क्योंकि सपोज अगर हम इस पॉइंट को मानेंगे यह शेल के सेंटर पे है, तो ये वाला पोर्शन चार्ज का जितने फोर्स इसको अट्रैक्ट करेगा अपोजिट वाला भी उतने ही से अट्रैक्ट करेगा, तो बैलेंस हो गए। ये वाला पोर्शन ऐसे अट्रैक्ट करेगा और उतने ही फोर्स से ये वाला पोर्शन ऐसे अट्रैक्ट करेगा, तो बैलेंस हो गया। इसी तरह से इस पर फोर्स तो होंगे लेकिन वो सारे बैलेंस्ड होंगे। तो नेट फोर्स इस पॉइंट चार्ज का शेल के अंदर अगर होगा उसकी वजह से इस पर याद रखना जीरो है, निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये दूसरी शेल थ्योरी है। तो अब हमारे पास एक साइड से पॉइंट चार्ज है और दूसरी साइड से एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी स्फेरिकल इन शेप, बड़ी बॉडी। तो हम क्या करेंगे, तो हम उस बॉडी को एज अ पॉइंट मानते हैं और उस पॉइंट चार्ज को बॉडी के सेंटर पे मानते हैं हम। फिर हम एज यूजुअल कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करते हैं। और अगर शेल के अगर क्योंकि अगर चार्ज शेल पे ही फैला होता है हमेशा, और अगर पॉइंट चार्ज अंदर होगा, जो दूसरी शेल थ्योरी कहती है कि उस पर नेट फोर्स जीरो ही होगा, क्योंकि वो इक्वली अट्रैक्ट या रिपेल हो जाएगी बाय ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द शेल। ये जो यहाँ पर सर्कल है 2D में अगर हम बात करेंगे, तो नेट फोर्स वो जीरो आ जाता है, तो वो भी इक्वली अट्रैक्ट होगी या इक्वली रिपेल होगी। अब अगर फॉर एग्जांपल ये तो हो गया एक बॉडी और दूसरी बॉडी, अगर सपोज यहाँ अब हमारे पास दो बड़ी बॉडीज स्फेरिकल ऐसे, इस पर भी फोर्स यहाँ पे है, तो इन दोनों पर कैसे निकालेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है। तो ये वही अब शेल थ्योरी फर्स्ट से अब इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। अब फर्स्ट शेल थ्योरी ये कहती है कि पूरे चार्ज को पॉइंट चार्ज मान लो सेंटर पे, अब यहाँ पर भी वही अप्लाई करेंगे, तो पूरे बॉडी के चार्ज को अब मानेंगे जैसे पॉइंट चार्ज उतने का सेंटर पे बैठा है, फिर वही Q1 Q2 और उनके दरमियान की डिस्टेंस। तो शेल थ्योरी से हम जो है पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट जो है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स बॉडीज पर अप्लाई करते हैं। तो ये तो थे शेल थ्योरीज, शेल थ्योरी 1 और शेल थ्योरी। इसी तरह अगर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बजाय ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसमें हम चार्ज के बजाय मास कंसिडर करते हैं, तो वो भी पॉइंट मासेस पर दिया गया होता है। अगर हमें अब ऑब्जेक्ट से बॉडीज का मास कंसिडर करना है, तो बिल्कुल यही दो थियरीज अप्लाई होती है कि अगर यहाँ पर पॉइंट मास है और यहाँ पर मास स्फेरिकल के फॉर्म में है, तो पूरा मास जो स्फीयर का होगा वो मान लो उसके सेंटर में एक पॉइंट है जिसका वो टोटल मास वही है, जो उस पॉइंट चार्ज का जो पूरे शेल का मास है वो मान लो सेंटर पर जो पॉइंट है उसका उतना मास है, और इस पॉइंट के दरमियान फिर हम यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई करते हैं। तो ये तो थे शेल थियरीज। और जो अब कंफ्यूजन था कि अब ये डिस्टेंस कौन सी लेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये हमेशा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेनी होती है। अभी नेक्स्ट है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अब उसके लिए वेक्टर का बेसिक्स पता होना चाहिए। अब से हमारे पास ओब्वियसली जब भी हम वेक्टर की बात करते हैं तो एटलीस्ट दो कोऑर्डिनेट्स तो आएंगे ही आएंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, क्योंकि एक एक्सिस पर वेक्टर का मतलब ही नहीं बनता। अगर फॉर एग्जांपल एक एक्सिस हो गया ऐसे, तो हमें पता ही है ऑप्शन दो ही है, डायरेक्शन दो ही है, या तो यहाँ ये या तो ये, तो उसके लिए हम वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते हैं। वहां पर हम जो राइट साइड वाली डायरेक्शन है इसको पॉजिटिव ले लेते हैं और लेफ्ट साइड की डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेते हैं। अगर फोर्स होगा यहाँ से धक्का लगता होगा किसी ऑब्जेक्ट पर 10 न्यूटन, तो हम लिखते हैं 10 न्यूटन ऐसे, और यहाँ की तरफ लगता होगा हम लिखते हैं -10 न्यूटन, हो गया क्लियर। तो वेक्टर का कॉन्सेप्ट जरूरत है ही नहीं, प्लस माइनस से काम चल जाता है। लेकिन जब फोर्स किसी एक डायरेक्शन में नहीं बल्कि प्लेन में लगता होगा, तब पॉसिबिलिटीज बहुत सारी बनती हैं, दो ही नहीं बनती हैं। तो उन सारी पॉसिबिलिटीज के लिए हमें वेक्टर का यूज करना होता है। हाँ, तो यहाँ पर अब मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, सपोज यहाँ पे इसका चार्ज है Q1, और दूसरा पॉइंट चार्ज कहीं पर भी है, से यहाँ पे इसका चार्ज है Q2। तो अब पहले अब मुझे पता होनी चाहिए इसकी पोजीशन क्या है। अब एक पॉइंट की पोजीशन हम इज्यूम करना है कि जब वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट पे इज्यूम करना है कि हम हमेशा ओरिजिन पे बैठे हैं, जो हम कैलकुलेशन वगैरह कर रहे हैं या मेजरमेंट ले रहे हैं, हम हमेशा ओरिजिन पर बैठे हैं। तो मेरे से कितना ये पॉइंट दूर है उसके लिए मैं पोजीशन वेक्टर का इस्तेमाल करता हूँ R1, और मेरे से दूसरा
पॉइंट चार्ज कितना दूर है, तो पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन और ऑब्जर्वर जो ओरिजिन पर बैठा है उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन ही है वो। तो यहाँ पर एक वेक्टर में बनाऊंगा, इसको लिखेंगे r2, तो इसकी पोजीशन के लिए पोजीशन वेक्टर r1, उसकी पोजीशन के लिए पोजीशन वेक्टर r2। अब दोनों के लिए मुझे सेपरेशन चाहिए, ये कितनी दूर है एक दूसरे से, क्योंकि कूलम्स लॉ में दोनों के दरमियान की डिस्टेंस होती है। तो उसके लिए मैं एक ऐसे वेक्टर बनाऊंगा, वेक्टर यहाँ तक ही है, इसको छोड़ेंगे, ये वेक्टर मैं बनाऊंगा उसके लिए। तो इस वेक्टर का नाम मैं रखूंगा s। इसको हम सेपरेशन वेक्टर बोलते हैं या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं, जो हमें एक पॉइंट की पोजीशन देगा विद रिस्पेक्ट ओरिजिन नहीं बल्कि विद रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर से s का वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें पता है ये और ये ऑर्डर में है, ये अपोजिट ऑर्डर में है क्योंकि ऐसे नहीं आ रहे हैं। तो ये ऑर्डर है, तो r1 वेक्टर प्लस s वेक्टर होगा बराबर r2 वेक्टर के। तो इससे जब हम सेपरेशन वेक्टर निकालेंगे वो होगा r2 माइनस r1, r2 माइनस r1 वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने निकाला, ये हमें कूलम्स लॉ में डिनोमिनेटर जिसका स्क्वायर लग जाता है उसके लिए अब ये काम आएगा। अब ये बॉडी सपोज अज्यूम करेंगे कि मानेंगे ये दोनों पॉजिटिवली चार्जड है, और अगर कोई नेगेटिव भी होगा, दोनों नेगेटिव होंगे तब भी यही केस बनेगा, और अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव होगा तब भी फोर्स वही होगा, खाली डायरेक्शन डिफरेंट होगी। अज्यूम करेंगे यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो इसको यहाँ से धक्का देगा रिपेल, और ये इसको यहाँ से धक्का देगा, तो ये यहाँ से रिपेल होगा, यहाँ से रिपेल होगा। इसका नाम रखेंगे फोर्स, इसको नाम रखेंगे पॉइंट P1, पॉइंट P2। तो ये फोर्स 2.2 पर जो पॉइंट चार्ज है उस पर फोर्स है 0.1 की वजह से, और ये फोर्स है 1 2, यानी कि फोर्स ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू पार्टिकल 2 यहाँ से, और फोर्स ऑन पार्टिकल 2 ड्यू टू पार्टिकल 1 जिसको लात यहाँ से मार रहा है। अगर ऐसे हम समझेंगे कॉमन सेंस में तो ऐसे पुश हो रही है, तो F12 और F21। अब F21 की डायरेक्शन और यहाँ पर हमारी S की डायरेक्शन सेम है, तो हमने S ये ले ली, और F21 की डायरेक्शन वही है। तो F21 की डायरेक्शन हमारी S की डायरेक्शन है यहाँ पे, फिलहाल हमें इतना पता है। और अगर हमें F12 हम कंसिडर करेंगे तो हमारी डायरेक्शन S की डायरेक्शन से अपोजिट है। तो अगर हम F12 कंसिडर करेंगे तो इसकी डायरेक्शन माइनस S है, क्योंकि S यहाँ से है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शनल है यहाँ से है, तो F12 वहाँ से है, तो एक दूसरे के अपोजिट में है, तो माइनस। अब कूलम्स लॉ हमें पता ही है, कूलम्स लॉ का जो मैग्नीट्यूड हमें जो मैंने फॉर्म बोली थी वो हमने खाली मैग्नीट्यूड बोला था वैल्यू निकालने के लिए, डायरेक्शन की बात नहीं की। तो मैग्नीट्यूड जो वेक्टर फॉर्म हम ऐसे लिखते हैं, तो वो हमें निकला Q K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, मैग्नीट्यूड था। अब हम इन पैरामीटर्स के फॉर्म में लिखेंगे, तो हमारा जो मैग्नीट्यूड f का निकलेगा F21 का जो मैग्नीट्यूड निकलेगा वो निकलेगा कि कांस्टेंट है, इसका वेक्टर के साथ कुछ नहीं है। Q चार्ज, ये भी स्केलर है, तो Q1 Q2 ऐसे रहेगा। अब R डिस्टेंस जो है इनके दरमियान डिस्प्लेसमेंट वो वेक्टर है, तो वो हमें सोच के लिखना है। अब F21 की डायरेक्शन ये है और S डिस्प्लेसमेंट भी वही है, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पे मैग्नीट्यूड S को लगाना है स्क्वायर, वही हो गई डिस्प्लेसमेंट की स्क्वायर। अब डायरेक्शन फिलहाल हम नहीं ले रहे हैं, खाली मैग्नीट्यूड, तो हो गया जैसे R, तो R हमारा यहाँ पे S का मैग्नीट्यूड यहाँ से यहाँ तक, तो स्क्वायर। अब ये तो हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, कूलम्स लॉ जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था इस फॉर्म में। अब है डायरेक्शन, तो F21 को मैं अगर अब वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन साथ ही, तो वो आएगा K, इसकी डायरेक्शन नहीं होती है, Q1 Q2 नो डायरेक्शन। अब S को लिखूंगा मैं मैग्नीट्यूड ऑफ S का स्क्वायर, क्योंकि खाली मैग्नीट्यूड लेना है। अब डायरेक्शन यहाँ पे आएगी। अब F21 किस डायरेक्शन में लग रहा है, F21 इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब इस डायरेक्शन को मैं, मुझे S पता है, इस डायरेक्शन को मैं इन टर्म्स ऑफ S की डायरेक्शन लिखूंगा, तो F21 की डायरेक्शन वही है, F21 की डायरेक्शन वही है जो S की डायरेक्शन है, डायरेक्शन वैल्यू नहीं डायरेक्शन। तो F21 कैप जो है S कैप के बराबर है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक ही है, तो F12 कैप इज इक्वल टू S कैप। तो यहाँ पर पहले हमें पता है F21 की डायरेक्शन S, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे S कैप। इसका मतलब है F21 का जो वैल्यू है वो ये देगा, कूलम्स लॉ जो हमने पढ़ा, और जो इसकी डायरेक्शन है वो वही है जो S डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन है। अब हमें पता ही है S खुद बराबर है F2 माइनस F, या इससे पहले हम ऐसे लिखेंगे। अब S वेक्टर जो, या कोई भी वेक्टर जो होता है, ये होता है अपनी मैग्नीट्यूड के बराबर इंटू अपनी डायरेक्शन के बराबर।
तो जब हम इससे डायरेक्शन यहाँ से निकालेंगे तो इम्प्लाइज करके एस कैप निकलेगी बराबर वेक्टर को इसका मैग्नीट्यूड डिवाइड करेंगे, तो वेक्टर को इसका मैग्नीट्यूड डिवाइड करेंगे, वहां से हमें यूनिट वेक्टर ही निकलेगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे हमारा F21 जो है वो होगा बराबर के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई एस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस का स्क्वायर और एस कैप, एस की डायरेक्शन, एस कैप हम लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी एक फॉर्म है कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म, यूजुअली इस फॉर्म में लिखा जाता है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। तो एस कैप हम लिख सकते हैं एस वेक्टर डिवाइडेड बाय एस मैग्नीट्यूड, तो एस वेक्टर डिवाइडेड बाय एस मैग्नीट्यूड। तो फिर इसको हम कंबाइन कर सकते हैं, तो के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एस का क्यूब अब आएगा। याद ध्यान ये रखना कि कभी कभार वेक्टर फॉर्म आपको इसका डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट वो स्क्वायर के बजाय क्यूब में मिलेगा, इसका मतलब है ये यहाँ पे वेक्टरली कन्वर्ट हुआ है। यहाँ पे अगर क्यूब है तो यहाँ पे एस वेक्टर है, और ओरिजिनल जो कूलम्स लॉ है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ है, यानी कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर है। तो जब स्क्वायर होगा तब यहाँ पे यूनिट वेक्टर होगा, जब यहाँ पे स्क्वायर होगा तब यूनिट वेक्टर होगा डायरेक्शन के लिए, लेकिन अगर यहाँ पे क्यूब दिखा तब यहाँ पे यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होगा। अब इस वेक्टर होता है हमेशा बराबर यहाँ पे जो मैंने बोला था मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड और इसका एक मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएगा, वापस यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो हमारा जो फाइनली F21 आएगा वो आएगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एस क्यूब इनटू एस वेक्टर, ये तो है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब कभी कभार क्या होता है, एक और फॉर्म है इसकी, मेनली हम ये एक फॉर्म याद रखते हैं, और ये नहीं हम याद रखते उतना। और दूसरी फॉर्म अगर हम एस को हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स, क्योंकि हमें यूजुअली जब प्रॉब्लम दी गई होती है वेक्टर फॉर्म में हमें पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर दिया गया होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं, क्योंकि हम उसको पता ही है कि अगर पोजीशन वेक्टर मैंने दिया है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर खुद निकाल सकता है, ऐसे जो मैंने पहले ही बोला। तो हम एस की जगह लिख सकते हैं R2 माइनस R1, तो F21 को हम लिख सकते हैं कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाई एस की जगह R2 माइनस R1 मैग्नीट्यूड क्यूब, और एस वेक्टर की जगह R वेक्टर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये फाइनल फॉर्म अगर एक याद रखनी है तो वो ये वाली याद रखेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एस आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1 का क्यूब, और फिर मैग्नीट्यूड ऑफ एस का क्यूब, इसका क्यूब, फिर एस वेक्टर फुल, तो एस वेक्टर खुद होता है बराबर R2 माइनस R1 वेक्टर। तो ये कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म फाइनली है, और इसकी डायग्राम है। अब फर्क एक ही है। अब देखो यहां पर ये कांस्टेंट है, स्केलर है, ये डिस्टेंस भी यहाँ पे स्केलर है। अगर यहाँ पर हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट खाली इन दोनों दरमियान की डिस्टेंस भी स्केलर है, तो वेक्टर खाली ये यूनिट वेक्टर यहाँ पे है। अब अगर हम F21 फोर्स और F12 फोर्स देखेंगे, हमने निकाला F21 फोर्स अभी, तो वो निकला हमें के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1 का क्यूब, फिर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ऐसे निकला। अब हमें पता है कि ये मैग्नीट्यूड है, ये तो चेंज नहीं होगा, खाली डायरेक्शन जब चेंज होगी खाली वेक्टर चेंज होता है, या यूनिट वेक्टर डायरेक्शन होती है, या अगर फुल वेक्टर होगा वो चेंज होगा, ये मैग्नीट्यूड है खाली। तो F21 इज इक्वल टू ये सारा सेम रहना है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब। अब चेंज डायरेक्शन में जब मैं F12 की बात कर रहा हूँ, जब मैं F12 की बात कर रहा हूँ, F12 तो क्या होगा, F12 की जगह F जब 2 1 था, यहाँ पे अगर वापस आ, जब 2 1 था तो 2 1, जब 1 2 होगा तो R1 माइनस R2, अगर हमने ये यहाँ से स्टार्ट किया होता, और यहाँ पे भी आएगा R1 माइनस R2, तो ये तो था F12 तो इसके बराबर निकला। लेकिन अगर हम देखेंगे इस फॉर्म में और उस फॉर्म में क्या फर्क है, अब के Q1 Q2 स्केलर्स है तो सेम रहेंगे, अब ये मैग्नीट्यूड है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वही है जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, तो ये तो सेम है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ R21 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ R12, लेकिन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन साथ नहीं, ये तो सेम ही है, क्योंकि इस बोर्ड को यहाँ से उस एंड तक मेजर करेंगे वही आएगा, या उस एंड से यहाँ तक मेजर करेंगे डिस्टेंस तो सेम आनी है, लेकिन फर्क अब इस वेक्टर की होगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड नहीं है, ये पूरा वेक्टर, ये ब्रैकेट है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे R12 है लेकिन यहाँ पे R21 है। अब R12 और R21 में क्या फर्क है, माइनस की, अब दोनों में माइनस की फर्क है, मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकालूंगा, सपोज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं
तो R2 माइनस R1 का क्यूब, अब यहाँ पे R2 माइनस R1, लेकिन मुझे इसको बनाना है R1 माइनस R2, तो मैं यहाँ से माइनस बाहर निकालूंगा, मैं यहाँ पे रखूंगा, और माइनस बाहर निकाल के R2 माइनस R1 को लिख सकता हूँ मैं R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2। तो अब ये फॉर्म बिल्कुल बन गई इस फॉर्म की तरह, खाली चेंज आ गई माइनस की। तो मैं लिखूंगा फाइनली, इसको रब करके फाइनली लिखूंगा मैं F12 जो है ये माइनस टाइम्स F21 होता है, माइनस टाइम्स F21 होता है। इससे साबित हो गया कि जो मैंने पहले ही बोला था कि फोर्स चाहे ये वाला निकाले ये वाला निकाले, ये दोनों सेम ही होते हैं, खाली माइनस की फर्क होती है क्योंकि अपोजिट में होते हैं। इसको दगा अगर यहाँ से लगेगा उसको उधर से लगेगा। तो ये तो था कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, जो फाइनल फॉर्म हमें ये याद रखनी है। और टू प्रूव दैट कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल बट अपोजिट हैं, तो हम ये स्टेप्स यूज करके यहाँ तक आ सकते हैं, व्हिच प्रूव्स दीस टू फोर्सेस आर इक्वल बट अपोजिट। तो जो आज क्लास का ऑब्जेक्टिव था कि शेल थ्योरीज क्या होती है, हम कैसे पॉइंट फॉर्म जो कूलम्ब्स लॉ की उसको हम कैसे ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई करें, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स पर कैसे अप्लाई करें, अब वो हम मैंने पढ़ा शेल थ्योरीज में। लेकिन एक और अब कंफ्यूजन ये भी रहता है कि जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट स्फेरिकल हो, वो किसी भी शेप के भी हो सकते हैं। अब डिफरेंट शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जिन पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। सपोज हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप है या कोई भी रेगुलर शेप है, उस केस में कैसे हम इसको अप्लाई करें, उसके लिए हम आगे पढ़ेंगे जब चार्ज पॉइंट नहीं हो बल्कि डिस्ट्रीब्यूटेड हो इन डिफरेंट शेप्स, चाहे फिर लाइन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड हो या प्लेन टू डायमेंशनल प्लेन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, शीट ऑफ चार्ज हो या वॉल्यूम ऑफ चार्ज हो किसी भी फॉर्म में, तो उन पर हम कैसे फिर कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करेंगे या हम कैसे इलेक्ट्रिक फोर्स को किसी और तरीके से निकाले, वो हम आगे पढ़ेंगे।